नमस्कार दोस्तों, अरुणिमा एजुकेशनल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ भारतीय इतिहास के एक नए चैप्टर भारतीय समाज सुधार आंदोलन के एक टॉपिक राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज व राष्ट्रवाद में योगदान, इस विषय पर हम लोग आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो समय न नष्ट करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हम लोग जो है इसमें कई पार्ट में राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक योगदान है और राष्ट्रवाद में जो योगदान है, पत्रकारिता में जो योगदान है, साहित्य में, शिक्षा में इत्यादि विषयों में जो उन्होंने भारत के लिए योगदान दिया है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग उनके जीवनी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। अगर हम लोग जीवनी को नहीं देखेंगे तो फिर उनसे जो कई घटनाएं जुड़ी हुई है जो उनको आगे समाज सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग जीवनी को पहले देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के हुगली जिले, जी हाँ दोस्तों, हुगली नदी जो है वही हुगली जिले में स्थित राधानगर नामक गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय था एवं इनकी माता का नाम तारनी देवी थे। इनके पिता जो रामाकांत राय थे वो एक वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, और माता जो है एक गृहिणी महिला थी। ये जो है 3 भाई बहन थे, जिसमें से ये 2 भाई थे और एक बहन थी। भाई इनसे बड़े थे, बहन भी इनसे बड़ी थी, यानी ये सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई का नाम जगमोहन राय था। राजा राममोहन राय की शुरुआती शिक्षा पटना व वाराणसी में हुई, क्योंकि इनके पिता जो है बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इन्होंने शिक्षा के दौरान अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिब्रू इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म के समाज में कुछ कुरीतियां और अंधविश्वास और आडंबर को पाया। इन्होंने सबसे पहले अपने धर्म अर्थात हिंदू धर्म के कुरीतियों को समाप्त करने की ठानी। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही ये हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा थे उस पर मतभेद हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ क्या होता है, जब मतभेद हो जाता है घर में तो फिर वो अक्सर जो है क्या देखते हैं हम लोग कि जो परिवार के सगे संबंधी हैं एवं रिश्तेदार हैं उनसे दूर हो जाते हैं। यहाँ तो ये मूर्ति पूजा का ही विरोध कर दिए थे। अतः ये जो है पिता से भी इनका मतभेद हो गया, माता भी इनसे नाराज हो गई, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण परिवार थे और ब्राह्मण परिवार में जो है पूजा पाठ तो जानते ही हैं मित्रों, ये जो है शुरू से ही सिखाया जाता है और किया जाता है। किंतु इन्होंने जो कुछ पढ़ाई किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, इनसे जो है ये प्रभावित हुए और ये मूर्ति पूजा के विरोध पर उतर आए। अतः ये घर छोड़ दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर लिए। जी हाँ दोस्तों, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में राजा राम मोहन राय इस्लाम के एक ईश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीति शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक उदारवादी तथा बुद्धिवादी सिद्धांतों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। आइए मित्रों, अब हम लोग इनके समाज सुधार में जो कार्य किए हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मैं एक बात फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि मैं जो यहाँ पर शब्द बता रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कि राजा राम मोहन राय जो है किनके किनके विचारों से और किस तरफ ये जो है झुकाव रखते थे।
तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, फिर से एक बात मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि वो किनके तरफ झुकाव रखते थे अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। देखिए, इनका धार्मिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण था। इसमें जो है ये इस्लाम के एक ईश्वरवाद, यानी इस्लाम में एक अल्लाह को ही माना जाता है सर्वोच्च, तो उनसे प्रभावित थे। फिर इस्लाम में ही जो है सूफी मत जो हुआ था, सूफी, जैसे कि आप अलाउद्दीन औलिया के बारे में सुने होंगे, तो जो ये थे सूफी संत थे, ठीक है। तो इसी तरह से हजरत निज़ामुद्दीन के बारे में सुने होंगे, ये भी सूफी संत थे। इसी तरह से बहुत सारे सूफी संत थे। तो उनका जो रहस्यवाद था उनसे भी ये प्रभावित थे। ईसाई धर्म में आचार शास्त्रीय नीति शिक्षा जो होती है उनसे भी ये प्रभावित थे। और पश्चिम के आधुनिक उदारवाद, देखिए उदारवाद का अर्थ होता है कि हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का जो मत होता है, यानी जो उसका संस्कृति होता है, सभ्यता होता है, उसको जो है सर्वोच्च नहीं मानते हैं, बल्कि समाज में विद्यमान सभी प्रकार के जो सभ्यताएं होती है, संस्कृति होती है, चाहे वो विभिन्न धर्मों के क्यों ना हो, उनको मान्यता दिया जाता है और उनको बराबर दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन्हें ही उदारवादी कहा जाता है। यानी धार्मिक रूप से सहिष्णुता, है ना, कट्टरपंथी नहीं होना को ही उदारवाद कहा जाता है। तो ये जो है पश्चिम के आधुनिक उदारवाद से एवं जो बुद्धिवादी सिद्धांत है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। यानी ये किसी भी चीज़ों के ऊपर लॉजिकली जो है उस पर विचार करते थे कि क्या ये सही है या गलत है। लॉजिक यानी जिसको हम लोग तर्क बोल सकते हैं, बिना तर्क का ये विश्वास नहीं करते थे। तो आइए हम लोग अब इनके द्वारा समाज सुधार के रूप में किए गए कार्यों को देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन के लिए भारत में जो श्रेय दिया जाता है वो प्रमुख रूप से राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। इनके अथक प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया, जो अधिनियम 17 था, यानी एक्ट नंबर 17। जी हाँ, अब देखते हैं कि क्या हुआ था। सती प्रथा को उन्मूलन करने का इनका एक निजी कारण भी था, चूँकि ये एक सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास और बुराइयां तो थी ही, लेकिन इनका एक निजी कनेक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ यूं कि इनके भाई जो जगमोहन राय थे, उनका विवाह जब हुआ तो उनकी मृत्यु जो है जवानी में हो गई, यानी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु हो गई तो समाज में व्याप्त सती प्रथा के अनुसार जो है उनकी भाभी को भी जीते जी अग्नि पर लेटना पड़ा। देखिए, अब हम लोग सती प्रथा को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, सती प्रथा में होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी पुरुष है, अगर वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उनकी जो पत्नी होती है उनको उन पति के चिता पर, यानी जिन पर उनका दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, उस पर ही जीवित, हाँ, श्रृंगार करके लेटना पड़ता है, यानी जिंदा ही जलना पड़ता है। तो इस प्रथा को सती प्रथा कहा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अमानवीय और क्रूर प्रथा हिंदू धर्म में काफ़ी समय से व्याप्त था। इनको राजा राम मोहन राय ने पहचाना। ऐसे तो वो जब उन्होंने अध्ययन किया तो इस चीज़ों को समझा, देखा, परखा, किंतु उनका विरोध करने का उतना प्रबल स्वरूप नहीं था जितना उनकी भाभी के सती होने के बाद हुआ। जब उनकी भाभी सती हो गई तब उनके हृदय को बहुत बड़ा झटका लगा, आघात लगा, और इसके लिए उन्होंने प्रबल आंदोलन चलाने की ठानी। और इनका, चूँकि ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ाई करते थे और काफ़ी ज़्यादा भाषाओं का भी अध्ययन किया था, काफ़ी सारा धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इन्होंने सिर्फ 9 हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि
मुस्लिम यानी इस्लाम का जो ग्रंथ है और जो ईसाई धर्मों के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्मों के ग्रंथ हैं, उन सभी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। जो हम लोग यहूदी ग्रंथ देखते हैं जिनकी भाषा हिब्रू है, जी हाँ, यहूदी आज के डेट में जो है एक देश है जिनका नाम है इजराइल, वहाँ प्रमुख रूप से विद्यमान है और उनकी जो भाषा है वो हिब्रू भाषा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारी भाषा हिंदू है उसी तरह से यहूदियों की भाषा जो है वो क्या है, हिब्रू भाषा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1821 ईस्वी में एक साप्ताहिक बांग्ला पत्रिका को प्रारंभ किया, ठीक है, जिनका नाम रखा संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी का अर्थ होता है प्रज्ञानंद, यानी बुद्धि के बारे में प्रचार किया। इसमें जो है सती प्रथा का ये खुलकर विरोध करते हुए नजर आए, यानी उस पत्रिका के माध्यम से जो तत्कालीन बंगालीन समाज था उनको जागरूक करना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बंगाल जो है उस समय काफ़ी बड़ा प्रांत हुआ करता था, उसमें असम के बहुत सारा क्षेत्र, आज का जो बांग्लादेश है हम लोग जो देख रहे हैं वो उसमें आते थे। हाँ, उड़ीसा उसके अंदर आते थे, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का झारखंड, आज का बिहार जो है दोस्तों, ये सभी बंगाल प्रांत के अंदर ही आते थे। तो वहाँ पर जो है पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, तो इसीलिए उन्होंने प्रारंभ किया बांग्ला भाषा से ही। ठीक है, तो 1821 में इन्होंने संवाद कुमोदी नामक पत्रिका का प्रारंभ किया और फिर जो है उसके प्रभाव में ही आकर के और जो सामाजिक बुद्धिजीवी थे उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को उठाया और उनका समर्थन प्राप्त किया, लोगों को जागरूक किया। फलस्वरूप जो है सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को अधिनियम 17 के तहत जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए कहता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया, विधवा प्रथा को भी गलत बताया, बाल विवाह पर भी रोक लगाया तथा जो बुद्धिजीवी थे उनको उनके साथ मिलकर के सामाजिक जागरूकता को भी फैलाया। देखिए दोस्तों, ये जो है बहुविवाह, पर्दा प्रथा आदि के भी खिलाफ थे। ये ऐसे नहीं थे कि मुस्लिम के एकेश्वरवाद से प्रभावित होकर के सभी मुस्लिम कुरीतियों को या चीज़ों को अपना लिए थे। ये हर एक धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनके ये खिलाफ थे। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त पर्दा प्रथा था, बहुविवाह प्रथा था, उनका भी विरोध किया। एक बात और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुविवाह का जो प्रथा और पर्दा प्रथा था वो केवल मुस्लिम धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी प्रचलित हो चुका था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपने भी सुना होगा बड़े पुराने से तो उनने कई विवाह कर रखे थे, सभी लोग नहीं करते थे। हालांकि हिंदू धर्म में बहुविवाह की जो समस्या थी वो कम थी, काफ़ी कम लोग बहुविवाह करते थे, काफ़ी संपन्न लोग बहुविवाह करते थे, सभी लोग बहुविवाह नहीं करते थे, किंतु वो उन संपन्न लोगों के भी बहुविवाह के प्रति विरोध में थे। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए बहुविवाह और बाल विवाह से भी इनका एक निजी कनेक्शन है जिनसे ये मुखर हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका भी बाल विवाह हो गया था। उसमें प्रायः जितने भी लोग होते थे, जो पुरुष होते थे, 14-15 साल में उनका विवाह हो जाता था, अधिकतम 14-15 साल, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और जो महिलाएं होती थी 7-8 साल से लेकर के 10 से 12 साल में उसका विवाह जो है करा दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनका भी 3-3 विवाह हो चुका था। ठीक है दोस्तों, इनके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए बाद में। देखिए शुरू में क्या होता था कि कहीं पर भी जो है बाल विवाह हो रहा है तो बच्चे को तो ये पिता के और परिवार के खिलाफ में जाकर के बोलने की अनुमति नहीं होती थी और क्षमता भी नहीं होता था, अतः वो उस समय तो विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तब इस बात का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अब राजा राम मोहन राय द्वारा
पत्रकारिता साहित्य शिक्षा में क्या योगदान दिया गया था? देखिए, राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1809 ईस्वी में फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार प्रकाशित किया। ये जो है फारसी भाषा में थे। जी हाँ दोस्तों, आप बता सकते हैं फारसी भाषा आज के तिथि में कहाँ बोला जाता है? जी हाँ, तो फारसी भाषा जो है आज के तिथि में ईरान में बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, फारसी भाषा का जो उद्गम हुआ है वो ईरान से ही हुआ है और उसी भाषा के नाम पर आज भी फारस की खाड़ी आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मुगलों की भी जो आधिकारिक भाषा थी वो भी फारसी भाषा ही थी। जी हाँ दोस्तों, उर्दू नहीं थी। देखिए दोस्तों, उर्दू का जो जन्म है वो सेना के कैंप में यानी शिविर में हुआ है। उर्दू जो है कोई समाज से उत्पन्न भाषा नहीं थी, बल्कि एक सैनिक कैंप में जो इनफॉर्मल लैंग्वेज था उसके रूप में इसकी उत्पत्ति हुई और बाद में ये फिर धीरे धीरे जो है मुस्लिम वर्ग के अंदर फैल गया। ठीक है दोस्तों, जो इन्होंने तोहफात उल मुवाहिदीन लिखा, इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल तत्व बताया। इन्होंने बताया कि सभी धर्म में एक ही ईश्वर है, हाँ, उनके रूप भले ही अलग अलग है, अतः हमें अलग अलग रूपों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है एक ही रूप को पूजना चाहिए। 1815 ईस्वी में इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से त्याग पत्र दे करके आत्मीय सभा नामक एक संगठन की स्थापना किया। फिर इसके अगले एक साल के बाद अर्थात 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी नाम करके एक संगठन की भी स्थापना की। फिर 1820 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक जिनका नाम है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस और एक और पुस्तक जिनका नाम है गाइड टू द पीस एंड हैप्पीनेस प्रकाशित हुआ। देखिए दोस्तों, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस का हिंदी अर्थ होता है ईसा मसीह के नीति वचन, वहीं गाइड टू द पीस एंड हैप्पीनेस का हिंदी अर्थ होता है शांति व खुशहाली का मार्ग। ठीक है, तो इन सभी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने दो काम किया, यानी एक प्रकार से पत्रकारिता भी करते थे जिसमें कि बहुत सारी जो साप्ताहिक बातें या हमारे समाज में क्या घटनाएं घट रही उसको भी लिखते थे। साथ में इन पुस्तक के माध्यम से जो विभिन्न धर्मों में दिए गए अच्छे कार्य हैं, अच्छे जो चरित्र है, जो अच्छे विचार हैं, उनको प्रकाशित करने का पुस्तक के माध्यम से लोगों को फैलाने का कार्य किया। ठीक है, तो द गाइड टू द पीस एंड हैप्पीनेस में उन्होंने क्या किया कि बताया कि किस प्रकार से ईसाई धर्म और नैतिकता ने लोगों को जो है एक ईश्वरवाद और एक समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की शिक्षा दी है। दोस्तों, इन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कुमौदी यानी प्रज्ञानंद नामक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसके बारे में हम लोग पहले अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसमें ये जो है सती प्रथा के विरुद्ध खुल करके लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनका अगला क्या। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और हम लोग इसमें जो तथ्य है यानी फैक्ट है उसको भी समझ लेते हैं। संवाद कुमुदनी जो है भारतीय द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संभवतः प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कहीं प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए कि संवाद कुमुदी जो है क्या भारतीयों द्वारा संपादित एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, तो आप उसको जो है सही मानेंगे यानी हाँ कहेंगे। इन्होंने एक बंगदूत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। 1922 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया, जो एक साप्ताहिक
पत्र था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान दिए और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इन्होंने शिक्षा में प्रसार के लिए एक डच घड़ीसाज, ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी थे और इन्हीं बुद्धिजीवी मतलब बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के जो इनके समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, उन्होंने इसे 1830 ईस्वी में राजा की उपाधि दी। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग पुस्तक में इनका नाम राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं, वो इनका पूरा नाम नहीं है। इनका नाम राम मोहन राय था। राजा जो है उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय कौन थे? तो ये जो है मुगल बादशाह थे। हालांकि ये केवल नाम के ही बादशाह थे और ब्रिटिश पेंशन पर ये आश्रित थे। अब ब्रिटिशर ने इन्हें जो है पेंशन में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर दी, जिनका समाधान करने के लिए 1832-33 में इन्होंने राजा राम मोहन राय को, किसने? तो बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें, राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन जो है वो पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूत बना करके भेजा, जहां पर दुर्भाग्यवश 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान पर निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग राजा राम मोहन राय को दिए गए कुछ उपाधि और उपनाम या फिर सम्मान को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। उपाधि या उपनाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु, अर्थात पास्ट एवं फ्यूचर के बीच का ब्रिज। दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। तृतीय है आधुनिक भारत का पिता। चतुर्थ है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। पंचम है युगदूत। षष्ठम है भारत के आधुनिक युग का उद्घाटन करता। सप्तम है नव जागरण का तारा। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हें जो है विभिन्न बुद्धिजीवी जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आदि बुद्धिजीवियों द्वारा जो है कई प्रकार के उपनाम दिए गए थे। आइए दोस्तों, इनका जो भारत के विभिन्न क्षेत्र थे उनमें क्या क्या योगदान रहा है उनको भी थोड़ा जानें। हम लोग देखते हैं कि ये जो है किस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता के समर्थक थे। देखिए, इनका ये जो स्वतंत्रता के समर्थक थे, इनके प्रवृत्ति का सबसे ज्वलंत उदाहरण तब देखने को मिलता है जब नेपल्स की क्रांति की विफलता से काफ़ी व्यथित हुए और 1823 ईस्वी में जब स्पेन में स्पेनिश क्रांति हुई, तब जो है उन्होंने सार्वजनिक भोज दे करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावे जो है ये भारत में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकारिताओं के माध्यम से जो है वो अपने विचारों को, स्वतंत्रता के विचारों को लोगों के बीच फैलाते थे। वो चाहते थे कि ऐसे वर्ग का जन्म हो जो अंग्रेजों के नीति को वास्तविक रूप से समझ सके। ये जो है चाहते थे कि पहले हम लोग जो है जो पाश्चात्य नवजागरण है, उदारवादी सिद्धांत है, उनको जाने। इसका कारण ये है कि भारतीय समाज में उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता फैला हुआ था। तो राजा राम मोहन राय चाहते थे इन सब को हटा करके जो उदारवादी विचार है उसके तहत जो है सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी लोग पढ़े। ये स्त्री शिक्षा और
समाज के हर वर्ग के लोगों के शिक्षित होने का प्रबल समर्थक थे। ये चाहते थे शिक्षित हो जाएं और फिर जो है कि वो जो अंग्रेजों की जो नीति है, गंदी नीति जो भारत पर वो राज करना चाहते हैं, उनको समझे और उनको उसी भाषा में जवाब दे सके। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और क्या क्या योगदान दिया है। तो राजा राम मोहन राय वरिष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किए जाने का प्रबल समर्थक था, है ना। ये चाहते थे कि जैसे आईएएस होता है, उस समय भी जो अखिल भारतीय सेवा थी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इंग्लैंड से पढ़ करके आते थे, ठीक है। तो उनको आज जैसे कलेक्टर बनते हैं उसी तरह से उस समय भी कलेक्टर का पोस्ट था, तो उस कलेक्टर के पोस्ट वगैरह को ये चाहते थे कि भारतीयों को मिले, है ना कि ब्रिटिश को मिले। प्लस जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है, वो जो है जुडिशरी से यानी न्यायपालिका से अलग हो जाए। राजा राम मोहन राय का भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद से परामर्श करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वो संसद में भी जाकर के इस बारे में बात करते थे कि आप जो आपके यहाँ डेमोक्रेसी है वही डेमोक्रेसी आप हमारे यहाँ भी दीजिए। इनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी योगदान दिया गया है। अब देखते हैं कि ये आर्थिक क्षेत्र के योगदान, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का ये किस प्रकार से योगदान दिया। इन्होंने जो ब्रिटेन से आयातित वस्तु था उस पर वो जो है काफ़ी कड़ा यानी बड़ा शुल्क लगाने का वकालत करते थे। अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखते थे, है ना। और उन्हें कहते थे कि जो भारत का एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है, उस वस्तु पर शुल्क एकदम नहीं लगाया जाए, जीरो कर दिया जाए, है ना। साथ में जो लघु कुटीर उद्योग था उनको भी स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से वो जो है आर्थिक जो समस्या थी भारत पर, उस पर भी ब्रिटिश सरकार को ध्यान दिलाया, ठीक है। इन्होंने जमींदारों द्वारा जो शोषण किया जाता था किसानों पर, उसका भी खुल करके विरोध किया और बंगदूत नामक पत्रिका में भी इस बात को ये पूरी तरह से लिखा, प्रकाशित किया। और भी कई सारे पत्रिकाओं को इन्होंने छापा। हम लोग जब पत्रकारिता वाले टॉपिक में जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल से यानी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में और क्या क्या किया। हालांकि हम लोग इसको एक संपूर्ण टॉपिक में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से। इन्होंने जो है एक ईश्वरवाद को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया और चाहते थे कि सभी लोग जो है एक ईश्वरवाद की तरफ झुकाव रखें। ये पुरोहितवाद, धार्मिक कर्मकांड के विरोधी थे, है ना। इन्होंने जो है उपनिषदों के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उपनिषद जो है उनका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने मात्र हिंदू धर्म के प्रतिगामी तत्वों पर ही चोट नहीं की, बल्कि ईसाई एवं यहूदी धर्म में भी जो निहित कर्मकांड था उनका भी किया। उन्होंने ईसा मसीह के देवत्व का जो सिद्धांत था यानी देवता होने का, उसको भी अस्वीकार किया तथा ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों को मानने से इनकार किया। धर्म क्षेत्र में वो तार्किक दृष्टिकोण रखते थे तथा चाहते थे कि सभी लोग जो है तार्किक दृष्टिकोण को अपनाए, ताकि जो अच्छाई है ईश्वर का वो सभी तक पहुंच सके। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा यानी जो उनका विचार था, धार्मिक विचार, उनका प्रसार करने के लिए आत्मीय सभा तथा 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसी तरह से इन्होंने 1821 में एक पुस्तक लिखा जिनका नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान रहा।
राजा राम मोहन राय पश्चिम और पूर्व के बीच महान संश्लेषक थे। यानी हम लोग जो है इनको जो उपाधि दिया गया था भविष्य और भूतकाल के बीच का ब्रिज, उसी तरह से ये पूरब, पूरब का अर्थ हो गया कि जो अविकसित देश थे जैसे भारत है ना, म्यांमार यानी बर्मा, हाँ, इंडोनेशिया इत्यादि जो थे उनका, और पश्चिमी देश यानी यूरोप जो थे है ना, और अमेरिका वगैरह, तो उनके बीच जो है ये एक पुल के तरह थे। क्योंकि जो ये पश्चिमी सभ्यता थे उनका ये इन्होंने समर्थन किया। ऐसी ही बात नहीं, पश्चिम की सभी सभ्यताओं सभी चीज़ों का समर्थन किया, लेकिन जो उनका उदारवादी विशेषता था उनका इन्होंने समर्थन किया है ना। और पश्चिम में जिस तरह से जो है सभी धर्मों को एवं समाज के सभी वर्गों को जिस प्रकार से समान रूप से सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर भागीदारी मिलती थी, उसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो वेद और उपनिषद में प्रगतिशील बात लिखा था उन्हें ग्रहण किया और जीवन भर उपनयन धारण किया। उनकी साम्यवादी प्रवृत्ति के कारण उसके विषय में एक बात कहा जाता है कि कलकत्ता में उनके 2 घर थे। एक घर में अगर आप जाएंगे तो राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी पाएंगे, तथा उनके दूसरे घर में जब आप जाएंगे तो राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी पाएंगे। यानी वो जो है जैसा देश वैसा भेष में भी विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज, राष्ट्रवाद इत्यादि में जो योगदान रहा है उसको संक्षिप्त रूप से जाना। मैं जानता हूं दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, किंतु क्षमा करें, शब्दों को आगे से कोशिश करेंगे और संक्षिप्त में बताया जाए। इन्हें अगर दोस्तों आप ग्रहण करते हैं तो आपको सिर्फ जो है एकेडमिक एग्ज़ाम्स यानी जो स्कूली शिक्षा है या जो कॉलेज की शिक्षा है उसमें ही लाभ नहीं होगा, बल्कि जो आप अगर प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो वहाँ पर भी लाभ होगा। इसके अलावे अगर आप जो PCS होते हैं उनके मेंस होते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको इससे लाभ मिलेगा आंसर राइटिंग में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।